हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने एक और चैप्टर पर आ गए हैं जो कि है चैप्टर 40 अबाउट क्लियरिंग हाउस। यूएस हेल्थ केयर में क्लियरिंग हाउस क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है, ये हमारे सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स क्या होते हैं, जब बिलिंग यूएस हेल्थ केयर में काम करते हैं तो उन्हें मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर में काम करने को मिलता है, बट दे रियली डोंट नो कि क्लियरिंग हाउस बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। और कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी साल बाद मुझे पता चला था कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है, इसमें फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर चैप्टर बनाना चाहिए। मेरे दोस्तों के काफ़ी ईमेल्स भी मुझे आ रहे थे आप लोगों को कि क्लियरिंग हाउस के बारे में वीडियो बनाओ। तो अभी मुझे लगता है कि इसका टाइम आ चुका है कि आप क्लियरिंग हाउस के बारे में जान लें कि यूएस हेल्थ केयर में किस तरीके से काम करता है और कितना हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते आते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जानते हैं क्लियरिंग हाउस क्या होता है हमारे यूएस हेल्थ केयर में। व्हाट इज क्लियरिंग हाउस? A healthcare clearinghouse is the middleman between the healthcare provider billing system and the insurance payers. Okay. तो जो भी हम काम करते हैं मेडिकल बिलिंग के अंदर वो हम अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन पे हम अपने चार्जेस क्रिएट करते हैं, अपने क्लेम्स को फाइल करते हैं, पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, डेमोग्राफिक डालते हैं, देन उसके ऊपर एआर का फॉलोअप भी करते हैं, क्लेम्स के ऊपर कोडिंग करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमारे डॉक्टर यूज करते हैं। जैसे कि मेजॉरिटी में आप ये कह सकते हैं कि ई क्लिनिकल वर्क्स है, एडवांस एमडी, एपिक, इस तरह के सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये केवल एक फेस होता है। एक्चुअली इनके बैकग्राउंड में जो काम करता है वह करता है क्लियरिंग हाउस। दैट मीन्स कि हम जो क्लेम्स क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करके हम उस क्लेम्स को इलेक्ट्रॉनिकली कोशिश करते हैं ट्रांसफर करते हैं पेयर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को। लेकिन हमारे बिलिंग सिस्टम और इंश्योरेंस कंपनी का जो एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लेम रिसीव होते हैं, इसके बीच में एक क्लियरिंग हाउस काम करता है जिसका काम होता है यह इंश्योर करना कि कुछ भी हमने क्लेम्स में गलत इंफॉर्मेशन तो फाइल नहीं की है जिसकी वजह से आपका क्लेम पॉसिबली रिजेक्शन या डिनायल हो सकता है। तो ये एक तरह का मिडल सॉफ्टवेयर है बिलिंग सॉफ्टवेयर और इंश्योरेंस कंपनी के सॉफ्टवेयर के बीच में। Clearing house checks the claim for errors, ensuring the claims can get correctly processed by the payers. Okay. तो जैसे हम कोई भी क्लेम क्रिएट करते हैं, हमने उसमें कोडिंग कर दिया, चार्ज पोस्टिंग कर दी, डेटा सर्विस, सीपीटी कोड, डायग्नोसिस कोड एंटर कर दिया, जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो वो क्लेम बैकग्राउंड में जो भी हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर होगा उसने क्लियरिंग हाउस से एक टाइप किया होगा, उसका क्लियरिंग हाउस होगा, वो क्लेम उस क्लियरिंग हाउस के पास जाता है स्क्रबिंग के लिए। अब क्लियरिंग हाउस के पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं। उन टूल्स के माध्यम से वह उस क्लेम को वेरीफाई करता है कि आपने जो सीपीटी कोड डाली है वो सही डाली है, नहीं डाली है, डायग्नोसिस कोड आपने बिल्कुल सही डाले हैं, जो करंट अभी अगर आपका डेटा सर्विस इसी ईयर का है तो इसी साल के डायग्नोसिस कोड आपने डाले हैं या पुराने डाल दिए हैं, या इनकम्प्लीट डायग्नोसिस कोड डाला है, या अगर आपने कोई डायग्नोसिस कोड कंपैटिबल नहीं है सीपीटी कोड के साथ में, तो वो क्लियरिंग हाउस ये भी इंश्योर करता है कि आपने कंपैटिबिलिटी चेक की हो। उसके लिए वो कई तरह के एल्गोरिदम यूज करता है, कई तरह के रूल्स उनके पास सेट होते हैं जो कि बिलिंग सिस्टम के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वह क्लियरिंग हाउस का यूज करता है बीच में कि हमारे क्लेम पेयर्स के पास रिसीव होने से पहले हमारे क्लेम्स का सारा क्यूसी चेक हो जाए, सारे रूल चेक हो जाए, जिससे कि हमारा पॉसिबल रिजेक्शन या डिनायल ना आ जाए। तो अगर कुछ गलती होती है तो क्लियरिंग हाउस हमें उसी लेवल पे बता देता है कि आपके क्लेम में ये मिस्टेक है या ये कमी है, इसको आप ठीक कर दो, जैसे कि आपका डिनायल आने से बच जाता है। Clearing house transcribe non-standard data into standard data formats like 835, 837 data files that can be transferred electronically into payers adjudication system. ओके तो जो हम जो क्लेम क्रिएट करते हैं अपने बिलिंग सिस्टम के अंदर, उसमें हमारे पास सेगमेंट होते हैं, एक बहुत ही इजी टू व्यू सेगमेंट्स होते हैं कि आपने इस सेगमेंट में डेटा सर्विस डालनी है, यहाँ पर आपने सीपीटी डालना है, यहाँ पे डायग्नोसिस डालना है, अगर कोई ऑथराइजेशन कोड है आपके पास तो आपने इस कॉलम में ऑथराइजेशन डालना है। तो दीज आर नॉन स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट। ये नॉन स्टैंडर्ड है। यूएस हेल्थ केयर में जो होता है, हम जो भी ये फिल करते हैं ये क्लेम फॉर्म के अंदर फिल हो जाता है, CMS 1500 फॉर्म के अंदर। बट जब हम उस क्लेम को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को तो एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट यूज होता है जो बॉक्स टू बैक्स मैच करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन को इसको डिस्क्राइब किया गया है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी आएगा वह सीपीटी कोड कहलाएगा, तो
हमारा क्लियरिंग हाउस इंश्योर करता है, उस सेगमेंट को पिक करता है और क्लियरिंग हाउस उस सेगमेंट को इंश्योरेंस कंपनी के सेगमेंट से मैच करता है। तो सेगमेंट टू सेगमेंट सभी चीजें मैच होती है, सीपीटी से सीपीटी, डायग्नोसिस से डायग्नोस, प्रोवाइडर के नेम से प्रोवाइडर का नेम मैच होता है, लोकेशन से लोकेशन मैच होती है। तो मतलब एक तरह से नॉन स्टैंडर्ड डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉर्मेट करने के बाद वह इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करता है। लाइक 835 837 डेटा फाइल्स होती है एक तरह की, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्मेटिंग होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम ट्रांसक्राइब होता है। तो 835 837 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं आपको इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना के समझाऊंगा कि ये 835 837 डेटा फाइल्स क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती है। तो क्लियरिंग हाउस इन डेटा को फॉर्मेट में अलाइन करके इंश्योरेंस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करती है। क्योंकि पास्ट में जब जब मैंने स्टार्ट किया था इस हेल्थ केयर प्रोसेस में अपना करियर, तब ऑलमोस्ट 80-70% इंश्योरेंस कंपनीज पेपर पे ही क्लेम लेती थी। उनके यहाँ पे हमको प्रिंट कर सीएमएस फॉर्म को हमको एनवेलप में डालकर उसको ईमेल या मेल करना पड़ता था पोस्ट के थ्रू, तब इंश्योरेंस कंपनी को मिलता था। उसमें काफी टाइम लगता था, ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन लग जाते थे इंश्योरेंस कंपनी को मिलने में। उसके बाद 10-15 दिन क्लेम इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस करती थी, उसके बाद वो अपना चेक इशू करती थी। फिर वो चेक इशू हमारे पास आने में उसको और 15-20 दिन लग जाते थे, तो 60 दिन तो हम ऑलमोस्ट 2 महीने इसी में लग जाते थे। बट नाउ द स्टैंडर्ड इज लाइक आप इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम भेजेंगे, आपने जैसे ही यहाँ पे सेंड किया, क्लियरिंग हाउस उसको मे बी कुछ आवर्स के अपने सिस्टम में चेक करेगा, सारे डेटा को फॉर्मेट को मैच करेगा और उसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फॉरवर्ड कर देगा इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम में, और विद इन 24 आवर्स आपका क्लेम पेयर को मिल जाएगा विदाउट एनी पोस्टेज कॉस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्लेम आपका ट्रांसफर हो जाएगा इंश्योरेंस में बिना किसी पोस्टमैन के इसके बीच में इन्वॉल्वमेंट के। आप लोगों को ये बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने 15 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था तो इट वाज वेरी नॉर्मल प्रोसेस कि आपको क्लेम प्रिंट करने हैं और मेल करने के लिए यूएस भेजने हैं, या हमको प्रिंट करके पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में हम एक फोल्डर में सेव करते थे, देन यूएस की टीम उसे प्रिंट कर उसको मेल करती थी और पोस्टमैन लेकर जाता था। तो ये इंश्योर करना कि डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसक्राइब हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, पेयर्स को मिल जाए, ये क्लियरिंग हाउस ही कर सकता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर भी ये नहीं कर सकते हैं। Okay. Along with claims, clearing houses also exchange electronic payment information through ERA. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम, जैसे मैंने बताया, क्लेम हम फॉरवर्ड करते थे, क्लेम प्रोसेस होता था, फिर उसके अगेंस्ट में ईओबी एक्सपेक्टेशन ऑफ बेनिफिट हमको ईमेल मेल पर आती थी और उसकी पेमेंट चेक के थ्रू आती थी। बट अब जैसे हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो क्लियरिंग हाउसेस क्या करते हैं, हमारे क्लेम्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हमने यहाँ से क्लेम भेजा, उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, वो उस ईआरए को भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसक्राइब करके हमारे सिस्टम में पुश कर देता है। तो हमारे पास एक तरह का समरी आ जाता है, ओके हमने जो क्लेम फाइल किया था इसके अगेंस्ट में क्या डिनाइल आया है या क्या पेमेंट आई है, और पेमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, कितना अलाउ किया, कितना कोपे है, कितना राइट ऑफ किया, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता है, जो जिसका फंक्शन भी क्लियरिंग हाउस का ही फंक्शन है, जो क्लियरिंग हाउस हमारे लिए ये काम करता है। इससे चीजें काफी सॉर्टेड हो जाती हैं। Then clearing houses also provide electronic eligibility verification, which saves lots of manual effort. Okay, this is a new for me. If I tell you कि मैं जब से इस प्रोसेस में काम कर रहा हूं, तो हमारा यही एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था। हम पेयर के पोर्टल में लॉगिन करते थे एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, वहां पे उसका आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते थे, देन हम उसमें व्यू करते थे सेक्शन में जाके कि कितना उसका अलाउड है, मींस कि कितना पेशेंट एक्टिव है या नहीं है, कोपे कॉन्शोरेंस डिडक्टिबल कितना है। बट इन द मॉडर्न टाइम क्लियरिंग हाउसेस ने ऐसे एल्गोरिदम्स, ऐसे एपीआईज बनाए हैं कि वह एक सिंगल क्लिक के ऊपर हमको स्टेटस बता देता है एलिजिबिलिटी का, कुछ सेकंड्स लेता है सिर्फ, और हमें बता देता है कि ये पेशेंट एक्टिव है या नहीं है। कुछ सिस्टम में तो वो एक ग्रीन टिक दे देता है कि ओके, ग्रीन टिक दैट मींस कि पेशेंट का इंश्योरेंस एक्टिव है। और अगर आप उसकी समरी खोलेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इसकी इन नेटवर्क डिडक्टिबल कितने हैं, आउट नेटवर्क कितने हैं, फैमिली के डिडक्टिबल कितने हैं, को इंश्योरेंस क्या है, सब कुछ बता देता है, जो कि है कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी मैं मानता हूँ हमारे प्रोसेस में। जो क्लियरिंग हाउस ने जब से एलिजिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स देना स्टार्ट किया है, तो बहुत ही हेल्प हो गई है हम यूजर्स की और हमारे टीम मेंबर्स की। काफी टाइम बचता है क्योंकि मैनुअल एफर्ट ऑलवेज टाइम ज्यादा लेते हैं। It has lots of compliance and claim editing tools that helps providers and billers to release clean claims to payers like NCCI, NCD, LCD, latest ICD and CPD module etc. Okay, तो मैंने आपको जैसे बताया कि
क्लियरिंग हाउस का काम होता है कि इंडस्ट्री के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, चेंजिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे यूएस हेल्थ केयर के अंदर डेली नई नई अपडेट्स आती हैं, कंप्लायंसेस आती हैं कि आपको ये फॉलो करनी है, सीपीटी कोड्स की अपडेट आती हैं, देन हमारे पास क्लेम काफ़ी बंडल हो जाते हैं, तो उसके लिए एनसीसीआई जो होते हैं, नेशनल करेक्ट कोडिंग इनिशिएटिव, इसके ऊपर मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इसमें बताने के लिए कि एनसीसीआई के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सा सीपीटी किस सीपीटी के साथ बंडल हो रहा है, उसको अनबंडल कैसे करें। तो क्लियरिंग हाउस के पास ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जिससे वो हमें पहले ही बता देता है कि यह वाला सीपीटी आपका बंडल हो जाएगा, आप इसमें कोई मॉडिफायर लगाइए। कई सॉफ्टवेयर क्लियरिंग हाउसेज तो हमको ये सजेस्ट भी कर देते हैं कि इनमें से आप कोई मॉडिफायर चूज कर सकते हैं। एलसीडी एनसीडी हमारी डायग्नोसिस कोड की कंपैटिबिलिटी बताते हैं, तो हमको वो पहले ही बता देता है कि आपका जो डायग्नोसिस कोड आपने यूज किया है सीपीटी कोड के साथ मैच नहीं कर रहा है। अगर आप इस क्लेम को ऐसे रिलीज कर देंगे तो आपका सर्टेन डिनायल आएगा एक CO50 का या CO55 का। और तो ये हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है, इससे डिनाइल्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। आईसीडी कोड्स की, जैसे कि हमारी अक्टूबर में हमेशा एक नई आईसीडी कोड आ जाती है, आईसीडी की लिस्ट अपडेट आ जाती है, कई सारे डायग्नोसिस कोड करेक्ट हो जाते हैं, कईयों के ऐड हो जाते हैं। तो क्लियरिंग हाउस के पास ये डेटा हमेशा मेंटेन रहता है, वह मेक श्योर करता है कि आप जो डायग्नोसिस ले रहे हैं वो करंट डेट ऑफ सर्विस और करंट ईयर के अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं है। ये एल्गोरिदम भी मैनुअली इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, बट क्लियरिंग हाउसेस क्या करते हैं, इसको इसको हमेशा यूज करते रहते हैं और हमको बताते रहते हैं कि अगर आपने गलत कोड लिया है तो आप इसको चेंज कर लीजिए। सीपीटी कोड के हर साल चेंजेस आ जाते हैं, तो हम कोई डिलीटेड कोई सीपीटी कोड यूज कर लेते हैं, तो क्लियरिंग हाउस हमें बता देता है कि आप जो ये यूज कर रहे हैं, दिस कोड इज ऑलरेडी डिलीटेड, प्लीज चेंज इट। तो हम इससे काफी अपने डिनाइल्स को बचा सकते हैं और इससे बहुत हेल्प मिलती है। क्लियरिंग हाउस हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में। आज के टाइम पे हम इमेजिन नहीं कर सकते कि बिना क्लियरिंग हाउस के हम अपने प्रोसेस को कैसे चलाएंगे। शुरू में बहुत कम क्लियरिंग हाउसेस होते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे क्लियरिंग हाउसेस आ गए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इसमें डॉक्टर्स को भी पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि काफी मनी सेव भी करता है डॉक्टर्स की। ये बिलिंग कंपनी सॉफ्टवेयर तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं बिना क्लियरिंग हाउस के। तो द मेजर क्लियरिंग हाउसेस आर रिले हेल्थ, कंपैरियो, ट्राइजेटो, चेंज हेल्थ केयर, वेस्टार, ऐसे बहुत सारे क्लियरिंग हाउसेज जो यूज करते हैं। तो जब भी आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो ये क्लियरिंग हाउस के साथ उन बिलिंग सॉफ्टवेयर का टाई अप होता है। ये आपको लॉगिन दे देते हैं, आप लॉगिन में जाके चेक कर सकते हैं आपने कितने क्लेम रिलीज किए, कौन से क्लेम रिजेक्ट हो गए, डिनाई हो गए, पेमेंट का स्टेटस क्या है, वहाँ पर रेमिटेंस भी आ जाती है। या फिर वो आपके बिलिंग सिस्टम में ही पुश कर देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, वहीं पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी क्लियरिंग हाउस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है। वहाँ से अपने बिलिंग सिस्टम में ERAs देख सकते हैं, वहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो कि क्लियरिंग हाउस के थ्रू ही आपको रिजल्ट देती है। तो इस तरह से आप इनका बिलिंग सिस्टम का और क्लियरिंग हाउस का टाई अप होता है, और बहुत सारे क्लियरिंग हाउस है। तो आप मुझे बताना कि आप कौन से बिलिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हो और आपका कौन सा क्लियरिंग हाउस है, अगर आप क्लियरिंग हाउस में जाकर काम करते हो तो हमारे दोस्तों को पता चलेगा कि हम और कौन कौन से बिलिंग सॉफ्टवेयर्स या क्लियरिंग हाउसेस पे काम करते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोसेस में। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग को सबको पता होना चाहिए क्लियरिंग हाउस क्या होता है। तो अब हम अपने नए चैप्टर में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको नॉलेज मिली, और ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट इज क्लियरिंग हाउस। तो आपको पता होना चाहिए दैट क्लियरिंग हाउस इज अ मीडिएटर बिटवीन द बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड द पेयर एडजुडिकेशन सिस्टम, और द पेयर्स जो के बीच में एक एडजुडिकेशन जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी करती है, उससे पहले का एक स्टेप है जो उन दोनों के बीच में एक क्लेम स्क्रबर की तरह काम करता है और मेक श्योर करता है कि आपने कुछ गलती ना की हो। तो ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।